everybody, welcome back to my channel. I'm Achal and in this today's video we are going to read a VAC paper which is Reading Indian Fiction in English. और इस वीडियो में I'm going to discuss the most important questions also including PYQs. But let me tell you that your paper name is Reading Indian Fiction in English. तो इसका मतलब ही आप समझ जाओ कि आपको कुछ इंडियन फिक्शंस पढ़ने हैं, यानी हमारे पर्टिकुलरली इंडिया के कुछ फिक्शन। और इस पूरे पेपर में आपके 3 यूनिट है एंड लेट मी डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। और जैसा कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ ही डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी कि जिन्होंने आखिर चैप्टर पढ़े भी नहीं है ना, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि इन यूनिट में एक्चुअली में डिस्कस क्या किया गया है। तब आपको थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे। तो मैं तीनों डिस्कस कर देती हूँ कि तीनों यूनिट में किस किस चीज़ों की बात करी गई है। तो जो आपका सिलेबस है इसमें टोटल 3 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है E.M. फॉस्टर का एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। तो जो E.M. फॉस्टर है ना, अपने एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल किताब में ये बताते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं कि एक नॉवेल को कैसा होना चाहिए। आप इससे रिलेट करो, जैसे हमने एन कॉल की पढ़ी थी कि उन्होंने भी अपने व्यूज़ बताए थे, सेम उस तरह ही इनका कुछ अलग है। अब डीपली पढ़ना पड़ेगा वो कि E.M. फॉस्टर ने क्या चीज़ें क्रिटिसाइज़ करी है, कैसे बताया है कि एक नॉवेल को एक्चुअली में होना क्या चाहिए, क्या नॉवेल एक रीजिड रूल्स को फॉलो करता है या बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। सो दैट्स इट फॉर यूनिट 1, इतनी चीज़ें उसमें डिस्कस्ड हैं। कमिंग टू यूनिट 2, तो इसे ये है आनंद मठ, एक नॉवेल है, एक फिक्शनल नॉवेल है जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो अब लेट मी टेल यू कि आनंद मठ क्या है। तो इस नॉवेल का जो है ना, ये एक हिस्टोरिकल और पेट्रियाटिक नॉवेल है और इसको सेट करा गया था ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी उस टाइम पे। अब देखो ये जो नॉवेल है ये किस पे फोकस करता है, इसका मेन फोकस है इंडिया के स्ट्रगल को बताना ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया ने कितने सारे, इंडिया के लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल्स झेली थी। और इस पूरे नॉवेल का मेन कन्वेइंग है, किस आइडिया को कन्वे करना, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, 2 चीज़ों को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी इस नॉवेल में डिस्क्राइब करी है। कमिंग टू आवर यूनिट 3, जिसे लिखा है चमन नहल जी ने, और इनकी नॉवेल है आज़ादी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, आज़ादी यानी हमारे इंडिपेंडेंट पे ही लिखा गया है ये। तो इसको सेट करा गया है ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये नॉवेल क्या क्या एक्सप्लोर करता है, ह्यूमन सफरिंग, यानी जिस टाइम पे हमारा देश डिवाइड हुआ था, पार्टिसिपेट हुआ था, 2 भागों में पॉलिटिकल डिवीजन हुआ था, तो उस टाइम पे द ह्यूमंस, द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से लोगों को सफ़र करना पड़ा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स पे भी काम करता है ये नॉवल, जैसे डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल वायलेंस एंड इवन इम्पैक्ट ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। तो इस नॉवल के थ्रू वो ही सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं। तो आई होप अब ये तीनों यूनिट आपको क्लियर हो गई कि किसमें क्या क्या चीज़ें बात करी गई है। अब लेट्स डेल्व इनटू 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। इवन दीज ऑल इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा कल के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो E.M. फॉस्टर है इन्होंने कौन कौन से 7 एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करी है। तो सबसे पहले जो फॉस्टर है वो एग्जामिन करते हैं कि नॉवेल को मीनिंगफुल और इंगेजिंग रीडर के लिए कैसे बनाया जाए। और दीज एस्पेक्ट्स आर नॉट रूल, और जो ये एस्पेक्ट्स बताएंगे ना, ये कोई रूल्स नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है, बट ये एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करेंगे हमें टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नॉवेल काम करता है। और जितने भी एस्पेक्ट्स ये बताएंगे, those aspects highlight a different dimension of storytelling। तो अब आ जाते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, अपने आंसर में लिखना है। तो जो पहला एस्पेक्ट जो E.M. फॉस्टर बताते हैं वो है स्टोरी। अब बताते हैं ये कि स्टोरी जो होता है ना, कि ये एक बेसिक सीक्वेंस होता है नॉवेल में। आप देखो जब बताओगे कि एक कहानी होनी चाहिए जिससे एक जो रीडर है ना वो इंगेज कर सके, और जो स्टोरी होगा इट विल आंसर्स द क्वेश्चन कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। जब आपके पास स्टोरी होगा कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, आपने कभी भी लाइफ में नॉवेल पढ़ी होगी, तो ऐसी चीज़ें, स्टोरी बहुत ज़रूरी है एक नॉवेल के लिए। अब ये बताते हैं आगे कि जो एक गुड स्टोरी होता है ना, ये रीडर को क्यूरियस रखता है। अब आप ही सोचो, एक रीडर के तहत सोचो कि जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आप देखोगे ना कि आगे क्या हो रहा है। जब स्टोरी थोड़ी अच्छी लगेगी, अरे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो दैट फीलिंग। सो अ गुड स्टोरी कीप द रीडर क्यूरियस एंड ऑल्सो एंगेज्ड। और याद रखना कि स्टोरी जो है ना फाउंडेशन होता है किसी भी नॉवेल का। अब मैं एक और बात बताती हूँ, जो नॉवेल है ना इसे कोई भी लिख सकता है। जब आप बहुत सारी नॉवेल पढ़
पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ नॉवल, यानी बहुत पढ़ भी दो, इतनी सारी पढ़ो कि इतने काबिल बन जाओ कि एक लिख भी डालो. सो दैट इज थिंग. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं कि स्टोरी होनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग. इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं. जैसे कि इन द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स, ये जो किताब है इसमें स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज, जो रीडर को इंगेज रखता है कि अरे आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. सो दैट इज द थिंग. अब दूसरा एस्पेक्ट जो ये बताते हैं, ये बोलते हैं कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो कैरेक्टर्स कौन होते हैं? वी ऑल नो द पीपल इन द स्टोरी, यानी जो भी आप स्टोरी बता रहे हो उसमें कौन कौन से कैसे कैसे लोग हैं. और दे कैन बी रियलिस्टिक और एग्जैगरेटेड, गुड और बैड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. यानी वो कैरेक्टर कैसा भी हो सकता है, रियलिस्टिक हो सकता है कि उसे काफ़ी एग्जैगरेट करके राइटर ने लिखा हो, अच्छा बुरा, सिंपल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी. बट आपको ना कभी भी कैरेक्टर्स को ऐसा रखना चाहिए कि रीडर ना उस कैरेक्टर से खुद को रिलेट करे. अब सोचो, जब हमें कोई मूवी और कोई किताब हमें कब पसंद आती है? जब उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना, जो मेन कैरेक्टर, उससे हम रिलेट करते हैं. जो लड़कियां होती हैं वो रिलेट करती है, मैं हूँ वो रियल हीरोइन जो स्टोरी में है. तो दैट इज़ द थिंग. ऐसे समझ के सोचो. रियलिस्टिक एंड वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स मेक द स्टोरी बिलीवेबल एंड इम्पैक्टफुल. अब कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं कि जो हमारे आसपास होता ही नहीं है. ऐसे कैरेक्टर को चूज करो जो रियल हो, लगे कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी होता है. और फिर वो चीज़ जो होगी ना, वो रीडर को इंगेज करेगी कि ये तो मेरे साथ भी हुआ, ऐसा हुआ, मतलब वो रिलेट कर पाएगा. तो दैट इज़ अ थिंग अबाउट कैरेक्टर. इसका एग्जाम्पल आप देखो, आपने पढ़ी भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्राइड एंड प्रेजुडिस. उसमें जो इलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बहुत सारी लड़कियों ने उनसे रिलेट भी करा था कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट एंड ऑल. सो दिस इज द थिंग अबाउट कैरेक्टर. नाउ द थर्ड थिंग ही टॉक्स अबाउट इज प्लॉट, कि प्लॉट क्यों इंपॉर्टेंट है. तो प्लॉट वो होता है जो बताता है कि किस तरह से इवेंट अरेंज्ड है एंड इट क्रिएट अ सस्पेंस, सरप्राइज एंड मीनिंग. यानी प्लॉट तब आता है एट दैट पॉइंट जब बिल्कुल चौंकाने वाली बात हो जाए उस पूरे स्टोरी में. तो एक प्लॉट, अच्छा प्लॉट होना भी ज़रूरी है. यानी अगर एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट होगा तो दैट विल गिव अ स्टोरी अ पर्पस, कि प्लॉट से ही हमें स्टोरी का पता चलेगा कि इस स्टोरी को लिखने का पूरा मतलब ही क्या था. व्हेन विल हैव अ प्लॉट एंड दैट मेक्स रीडर वांट टू कीप रीडिंग. और प्लॉट को ही जब हम देखते हैं ना, तब हम और एंगेज होते हैं कि आगे मुझे पढ़ना है. इट ब्रिंग्स आउट इमोशन लाइक शॉक, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, कुछ भी इमोशन आ सकता है जब आप प्लॉट देखोगे. इसका एग्जाम्पल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे बाय चार्ल्स डिकेन. उसमें जब आप पिप की जर्नी देखोगे ना, तो उसमें आपको जो प्लॉट है ना, आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे एक्चुअली में प्लॉट क्या है. तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ आएगा कि कैसे फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज केयरफुली अरेंज प्लॉट. वहाँ पे आपको प्लॉट दिखेगा, जो पिप होते हैं इनकी जर्नी को, कि आगे बड़े होके इनके साथ क्या होता है. तो आप ये थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ोगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशन. अब आ जाते हैं फैंटेसी, जो E.M. फॉस्टर ने बोला है फैंटेसी भी इम्पॉर्टेंट है. अब फैंटेसी स्पेशली हम लड़कियां इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम कितने फैंटेसाइज करते रहते हैं चीज़ों को. तो इट रेफर्स टू इमेजिनेटिव और अनरियल एलिमेंट इन द नॉवल, लाइक मैजिकल इवेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग. तो ये भी एक नॉवल में होना ज़रूरी है. अगर ये होगा तो जो रीडर है ना, वो एवरीडे लाइफ से कुछ एक्साइटिंग देखेगा, अरे वाह ऐसा भी हुआ, वैसा हुआ, वंडर क्रिएट करेगा. अब इसका भी एक एग्जाम्पल एलिस इन एडवेंचर वंडरलैंड से दिया गया है कि जो फैंटेसी है, द फैंटेसी वर्ल्ड मेक्स द स्टोरी मैजिकल. तो जब आपने ये नॉवल पढ़ी होगी तो आप देखोगे किस तरह से इसमें फैंटेसी वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन करी गई है. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट प्रोफेसी. प्रोफेसी मतलब डीपर मैसेज और विजन इन द नॉवल. अब देखो, नॉवल को केवल एक मामूली सी स्टोरी नहीं बतानी होती है, वहाँ पे एक डीपर मैसेज भी होना चाहिए. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नाउ वो क्या करता है, नॉवल को मीनिंगफुल और बनाता है बाय एड्रेसिंग थीम्स दैट गो बियॉन्ड द सर्फेस, लाइक ह्यूमन नेचर, मोरालिटी एंड सोसाइटी. इसका भी एग्जांपल आप देखोगे 1984 का जो जॉर्ज ऑरवेल्स प्रोफेसी वार्न्स अबाउट द डेंजर ऑफ totalitarianism and loss of freedom, making it timeless. I mean, this is another example for this prophecy thing. Coming to the next thing, which is your pattern, जो आपके E. फॉस्टर ने बोला है. So pattern is an artistic arrangement of themes, symbol और events. यानी एक नॉवल में क्या पैटर्न होनी चाहिए, एक आर्टिस्टिक अरेंजमेंट, यानी कैसे वो राइटर जो है ना वो चीज़ों को अरेंज कर रहा है. तो पैटर्न भी ज़रूरी है. अगर एक अच्छा पैटर्न होगा तो वो स्टोरी को फ्लो देगा, यूनिटी देगा, और दैट विल मेक स्टोरी फील कंप्लीट एंड सेटिस्फाइंग. इसका भी एक अनदर एग्जाम्पल है, यू कैन रीड इट आउट. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ एस्पेक्ट इज रिदम. Rhythm means कि it refers to pace and flow of the novel. It is about कि how the story moves from slow movements
ऑफ रिफ्लेक्शन टू फास्ट पेस्ड एक्शन। और रिदम ये इंश्योर करता है कि जो स्टोरी है ना वो सच्ची लगे, ऐसा नहीं है कि बस हम सुन रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल रियल लाइफ में उसे रिलेट करो, वैसी लगे, रिदम रहेगा तो वो। इसका भी एक अनदर एग्जांपल दिया गया है, दिस द ग्रेट गैट्सबी। तो ये सारे थे आपके कुछ 7 एस्पेक्ट्स। तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से 7 एस्पेक्ट्स याद कर लेने हैं, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जाम। एंड दीज एस्पेक्ट्स सो दैट नॉवल इजंट जस्ट अबाउट टेलिंग अ स्टोरी बट ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस दैट इज इमोशनल, intellectual and artistic. So I hope you get this very important line. Coming to our second question, which is the important one, कि E.M. Forster ने idea of flat और idea of round characters पे क्या बात करी है अपने उस वाले specs of novel book में। तो इन्होंने ना एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी है कैरेक्टर्स की इन नॉवल, उनको 2 भागों में। किसी भी जो कैरेक्टर्स, अभी हमने ऊपर बात करी ना कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, तो जो E.M. फॉस्टर हैं ये कैरेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज फ्लैट एंड अनदर वन इज राउंड। अब देखते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो फ्लैट कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर्स आर सिंपल एंड वन डायमेंशनल और दे आर बिल्ट अराउंड सिंगल आइडिया और अ क्वालिटी दैट डोंट चेंज मच थ्रू आउट द नॉवल। यानी एक सिंपल सा कैरेक्टर होगा। अगर आप किसी भी नॉवल में फ्लैट कैरेक्टर को देखते हो ना कि नॉवल बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहा है बट एट द एंड कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है मेन कैरेक्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है। अब इसकी की फीचर क्या है आपके राउंड कैरेक्टर के, कि ये प्रिडिक्टेबल होंगे, मतलब आपने नॉवल पढ़ना शुरू किया आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हाँ ये कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है। अब यूजुअली दे रिप्रेजेंट सिंगल ट्रेट लाइक ग्रीड, काइंडनेस और ह्यूमर, और देयर रोल इज ऑफन सपोर्ट द स्टोरी नॉट इवॉल्व और सरप्राइज द रीडर। यानी देखो फ्लैट कैरेक्टर नॉर्मल सा कैरेक्टर होगा, वो किसी भी जो रीडर है ना उसको सरप्राइज नहीं करेगा, बिल्कुल जस्ट स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए उस कैरेक्टर को ले लिया गया है। और फॉस्टर डिस्क्राइब करते हैं देम एज अ, जो फ्लैट कैरेक्टर है उन्हें ये बोलते हैं एज अ कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ सिंगल आइडिया और अ क्वालिटी। यानी वो जो कैरेक्टर है ना बिल्कुल एक आइडिया से घिरा हुआ है, कुछ खास उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। बट अब फ्लैट कैरेक्टर क्यों मैटर करते हैं, because it helps the reader to focus on the plot or the characters without adding too much complexity। अब भाई थोड़े कैरेक्टर में हम अगर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो जो रीडर है ना उसका मेन फोकस जो होगा वो प्लॉट पे होगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जेन ऑस्टन के ही नॉवल से मिस्टर कॉलिन का एग्जाम्पल ले लो। his awkwardness and obsession with social status डिफाइन हिम एंटायरली। यानी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है उनका कैरेक्टर, सीधे हमें पता चल जाता है कि वो है कैसे इंसान। अब आते हैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे जो E.M. फॉस्टर ने डिस्क्राइब करा है कैरेक्टर के बारे में कि राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ना ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं और दे शो द डेप्थ इन देयर पर्सनालिटी, और ये इवॉल्व करते हैं जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपका प्रोटैगनिस्ट कुछ और दिखाया जाएगा अगर वो राउंड कैरेक्टर होगा, लेकिन बाद में जैसे ही नॉवल एंड तक आएगा तो वो कैरेक्टर में बहुत बड़ा हम चेंज देखेंगे। इनके भी कुछ की फीचर्स देख लो, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनका कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट होता है और दे डेवलप और चेंज ओवर टाइम, और फॉस्टर इन्हें बोलते हैं कि दे सरप्राइज अस इन अ कन्विंसिंग वे। व्हाई दिस मैटर, बिकॉज दे क्रिएट इमोशनल कनेक्शन विथ रीडर कि भाई पहले ये कैरेक्टर ऐसी थी और साथ के साथ ये कितनी बदली, तो दैट विल क्रिएट अ इमोशनल कनेक्शन एंड दे मेक स्टोरी फील रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल बाय शोइंग ग्रोथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका एग्जांपल आई नो इट्स एलिजाबेथ बैनेट। आप देख सकते हो प्राइड एंड प्रेजुडिस से कि किस तरह से हमने देखा था कि जो एलिजाबेथ बैनेट है स्टार्टिंग में कैसी थी, बिल्कुल प्रेजुडिस से घिरी हुई थी, बट वक्त के साथ वो बदली। मिस्टर डार्सी के लिए उनकी फीलिंग्स बदली, उनका पर्सपेक्टिव बदला, तो वी हैव सीन दैट चेंजेस। और अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है तो यू मस्ट हैव सीन दैट इमोशनल काइंड थिंग जब हम ये प्रोग्रेस देखते हैं। तो दैट्स व्हाट फॉस्टर टॉक्स अबाउट इट। सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आनंदमठ, जो नॉवल मैंने बताया जिसे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, उसमें 3 काउंटेनेंस गॉडेस की बात करी गई है। तो वो कौन कौन है, तो लेट मी टेल यू, दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। तो तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो दुर्गा है सी रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, और worshipped as a protector who destroy evil forces, symbolizing the need to rise fight for freedom during India's struggle against British rule। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो नॉवल है इसी बारे में बात कर रहा है, मतलब कि ऑपरेशन जो हो रहा था ब्रिटिश रूल का हम इंडियंस पे,
तो उस टाइम पे एज अ दुर्गा को वॉरियर की तरह सिंबलाइज करा गया था। और इस पूरे नॉवेल में जो दुर्गा होती हैं, सी मोटिवेट्स पीपल टू टेक अप आर्म्स फॉर द मदरलैंड, अपने धरती माता के लिए। उसके बाद जो लक्ष्मी जी का कैरेक्टर है, सो दीज आर द 3 काउंटेनेंस गॉडेस जिनका डिस्क्रिप्शन है उस नॉवेल में। तो लक्ष्मी सिंबलाइजेज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ अ फ्यूचर कि वेयर इंडिया इज फ्री, मतलब आगे चल के कि सोचो जब आपका इंडिया फ्री होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा। एंड हर प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट आफ्टर गेनिंग फ्रीडम द नेशन नीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टैब्लिश टू फ्लरिश। अब आती हैं सरस्वती द एनलाइटनर एंड सी रिप्रेजेंट नॉलेज एंड एजुकेशन एंड विजडम, highlights the importance of intellectual growth and enlightenment to build strong and independent nation. ऑल्सो इस नॉवेल में जो सरस्वती हैं ये इंस्पायर करती हैं लोगों को टू, आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, मतलब आप तब आज़ाद हो भी जाओगे ब्रिटिश रूल से, बट यू विल सीक नॉलेज टू रिफॉर्म द सोसाइटी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ की शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मुनीर इन आज़ादी। तो आपने अगर नॉवल नहीं पढ़ी होगी तो आज़ादी मैंने आपको बता दिया कि कब लिखा गया था और इसके थीम्स क्या क्या हैं। तो स्टोरी जो ये एक फिक्शन वाली स्टोरी बताता है, उसमें एक कैरेक्टर होते हैं मुनीर। तो आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो विच कैन कम इन योर एग्जाम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। तो जो मुनीर का रोल क्या है, तो मुनीर जो होते हैं ना, देखो अरुण इस पूरे आज़ादी वाले नॉवल में ही इज़ अ प्रोटैगनिस्ट और उनके एक दोस्त होते हैं मुनीर जो कि एक मुस्लिम फ्रेंड होते हैं। अब इनके रोल, इनके कैरेक्टर के बारे में बताना है तो देयर फ्रेंडशिप रिफ्लेक्ट द क्लोज बॉन्ड, यानी कि आज़ादी से पहले हिंदूज और मुस्लिम कैसे रहते थे उस बॉन्ड को दर्शाया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अरुण एंड मुनीर। अब देखो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ अराइज होता है, जब पार्टीशन होता है। तो एट दैट टाइम वील सी मुनीर्स लॉयल्टी इज टेस्टेड एज अ रिलीजियस डिफरेंसेस कम टू फोरफ्रंट। और जो मुनीर का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि इमोशनल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी सोचो यार, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा जिस जमीन पे हम बचपन से रह रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। एक ऐसा टाइम आया जब हमें दूसरे लैंड पे जाना पड़ेगा। कैरेक्टर लाइक मुनीर, उन्हें कैसी फीलिंग आई होगी, दैट इमोशनल एंड दैट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, दैट फीलिंग। तो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मुनीर वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई है। अब देखो मुनीर, हाँ, अब सिंबलिज्म की बात करें तो मुनीर का देखो चेंजिंग रिलेशनशिप हम देखेंगे अरुण के साथ, मतलब जो भी चेंज हुआ दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, दैट रिफ्लेक्ट्स ब्रेक डाउन ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज। मान लो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो कई लोगों को ऐसा लगा चलो हुआ तो हुआ, बस पार्टीशन ही तो हुआ, यहाँ के लोग यहाँ चले गए। बट यार दिस नॉवेल इज ऑल अबाउट दैट इम्पैक्ट ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। यानी अरुण और मुनीर ये नहीं जानते थे कि हमारा आने वाले टाइम में ये डिफरेंट लैंड वाला थिंग होने वाला है, और कितना उनके रिलेशनशिप में डिफरेंस आया आफ्टर दिस रियलिटी, जब उन्होंने ये रियलिटी देखी। अब ही सोज हाउ पॉलिटिकल इवेंट लाइक पार्टीशन कैन डिस्ट्रॉय पर्सनल बॉन्ड। और इसमें जो राइटर हैं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पार्टीशन हुआ इसने पर्सनल बॉन्ड्स को भी खराब कर दिया। कमिंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो आनंद मठ है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये कैसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को दर्शाता है। तो पहली चीज़ भाई ये बंगाल फैमिन के टाइम लिखा गया है। सो इट इज़ सेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सफरिंग अंडर ब्रिटिश रूल। और इट ऑल्सो सोज कि किस तरह से जो कॉलोनियल ऑपरेशन है उनकी वजह से पॉवर्टी और इंडिया में दुख दर्द ये सब हुआ। तो ऑब्वियसली इट्स शोइंग दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट सेंस ऑफ नेशनलिज्म। ऑल्सो जो गॉडेस का सिम्बोलिज्म है इसमें, लाइक गॉडेस दुर्गा that represent motherland and also urging people to unite for freedom. It also shows this idea of nationalism. Novel portray करता है कि इंडिया को as a divine, entirely deserving devotion and protection. अब देखो unity against British operation. This also shows the sense of idea of nationalism. Novel emphasize करता है कि मिलके हमें action लेना पड़ेगा. People from different background need to work ऑफ अ लाइफ कम टुगेदर फॉर द कॉमन गोल ऑफ लिबरेशन। यानी आप भले ही इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो फिर भी हमें एक कॉमन गोल पे काम करना पड़ेगा। सॉन्ग ऑफ मदरलैंड, द पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम बिकम्स द रेलिंग क्राई ऑफ इंडियंस, इंस्पायरिंग देम टू। सो दीज आर द थिंग विच एक्चुअली हेल्प अस to know that how Anand Math is describing the idea of nationalism. Now coming to your sixth question, which is कि डिस्कस आज़ादी, जो आज़ादी है एज अ वर्क ऑफ फिक्शन, मतलब
it's all we know that it's a work of fiction. So how it is focusing on perpetual tug of God and devil inside mankind, यानी हमें इस चीज़ पे बात करनी है कि किस तरह से जो ये नॉवल है ये दोनों ही कैरेक्टर ह्यूमन नेचर में कैसे दिखता है वो हमें दिखाना है. सबसे पहले पार्टीशन, इसका बैकग्राउंड है, हमें पता है इस नॉवल का. तो ये स्टोरी ही पूरी सेट हुई है during the partition of India and a time of immense human suffering. We know that was a time of immense human suffering, loss, communal violence. अब गॉड है वर्सेस डेविल कैसे दिखाया गया है? तो देखो, गॉड, how it all represent God, because the representation of hope, kindness, humanity in the face of adversity is a sign of God. And devil का कहाँ? जहाँ hatred होगा, डर होगा, cruelty होगा, और जो chaos उठा पार्टीशन के बाद, that is something which is showing devil thing. अब जो protagonist है इस पूरे स्टोरी का, he is अरुण, और उनके स्ट्रगल को हम देखेंगे तो he experienced emotional and moral dilemma, and he is caught between that human instinct and brutal realities around him. उनका जो कैरेक्टर है वो दिखा रहा है कि किस तरह से जो he is just battling inside him for choosing peace or giving it into anger. ये नॉवल हमें कुछ मोरल मैसेजेस भी दे रहा है. ये हाईलाइट करता है कि इवन इन द डार्केस्ट टाइम पीपल हैव द चॉइस टू एक्ट विद कंपैशन और क्रुएलिटी. यानी आपने देखा कि जो पार्टीशन हुआ उसके वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा, और दैट शोज कितने लोगों के अंदर जो हेट्रेड थी, कई लोगों में जो डर था, दैट शोज द डेविल नेचर, एंड इट पोर्ट्रे ऑनगोइंग स्ट्रगल बिटवीन गॉड एंड एविल विद इन द ह्यूमन नेचर. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बता रही हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो है उसके अंदर they have both that God और evil वाला character. Human nature is just engrossment of this both. और ये हम कैसा एक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है. तो फाइनली दैट्स इट. आई थिंक दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड फॉर कल का एग्जाम आई होप ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो. एंड इफ़ यू लाइक और डिसलाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो.